हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए क्या है, क्लास 9th का हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके हम 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। और आज हमारा कौन सा चैप्टर है, तो आप लोग इधर पे देख सकते हैं कि आज हमारा 6वां नंबर चैप्टर है ना। तो देखिए क्या है, किसान और काश्तकार के बारे में बताया गया है कि किसानों की स्थिति क्या थी, या आप बात करें तो काश्तकार का कैसा जीवन रहा, इनका कैसा इतिहास रहा। तो पिछले 2 चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले में तो वन के बारे में और दूसरे चरगाहों के बारे में, है ना, चारागाहों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। और देखिए और क्या हुआ उनके बारे में भी, जो इन स्रोतों से अपनी रोजी रोटी अर्जित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आपने झूम खेती करने वालों, चरवाहों और जनजाति समूह के बारे में भी पढ़ा है। आपने जाना कि किस तरह वनों और चारागाहों की आधुनिक सरकारों ने नियंत्रण करना शुरू किया था, और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। चलिए देखिए आगे। इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेतीहर समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक और इंग्लैंड के छोटे किसान, जिनको कॉटेजर कहा जाता है, याद रखिएगा, इंग्लैंड में छोटे किसान को कॉटेजर कहा जाता है। अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूह पर क्या प्रभाव पड़ा। जो हम आज खेती करते हैं ट्रैक्टर से, हार्वेस्टर से, तो जब ये मशीनें आई तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़े, खेती पर क्या प्रभाव पड़े, खेती को आधुनिक तरीके से करने की हमने कोशिश की तो उस पर क्या प्रभाव पड़े, इन चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यह भी देखने को मिलेगा कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन विभिन्न स्थानों की तुलना में आप यह जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता रहा है। आइए इस सफ़र की शुरुआत इंग्लैंड से ही करें, जहां कृषि क्रांति की पहली दस्तक दी गई थी। देखते हैं कृषि क्रांति। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। तो पहली बात तो आपको बाड़ाबंदी मिलेगा। बाड़ाबंदी का अर्थ होता है पारंपरिक खुली ज़मीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया। यानी खुली ज़मीन है आपकी, तो वहाँ पर जानवर ना चर जाएं, फसल को या कुछ और भी दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे साइड तार लगा दिए जाते थे, बाड़ाबंदी कर दी जाती थी। तो ये होती है बाड़ाबंदी। कॉमन्स का मतलब होता है पारंपरिक समाजों में साझा सामुदायिक जल जंगल जमीन। कॉमन्स होते हैं जल जंगल जमीन, जिस पर साझा समाज का क्या होता है, साझा समाज का हक होता है। देखिए आगे, इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। बात है 1 जून 1930 की घटना। यह है इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया। बाद के महीनों में इस तरह की घटना कई दूसरे ज़िलों में भी दर्ज की गई। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती थी, तो कहीं पर पूरा का पूरा फार्म हाउस ही स्वाहा हो जाता था। फिर 28 अगस्त 1930 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। उसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़ फोड़ की गई। ये घटनाएं पूरे दक्षिणी इंग्लैंड में फैल गई। इस दौरान लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ दिया गया। थ्रेसिंग मशीन जो आज आप देखते हैं, जो खेती में यूज की जाती है, जब शुरुआत में थ्रेसिंग मशीन आई तो उसका कुछ इस तरीके से इतिहास रहा, यानी किसानों ने उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि उनकी मजदूरी मारी जा रही थी। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इसके कारण मेहनत कशों की रोजी रोटी छिन गई है। ज़्यादातर खतों पर कैप्टन स्विमिंग नाम के किसी व्यक्ति के दस्तखत होते थे। ये कैप्टन है, इसलिए इसके दस्तखत मिल जाते थे खतों पर। जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात को उन पर हमला न कर दे। इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में लिप्त हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। 1976 लोगों पर मुकदमा चला, 9 को फांसी दी गई और 505 को देश निकाला दिया गया, जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लगभग 644 लोगों को बंदी बनाया गया। इन खतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथिक नाम था, मतलब इनका है कि मिथ्या का नाम था, यानी कोई दिखने वाला नाम था, किसी ने देखा नहीं कि स्विमिंग कैसा था।
जो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? वे थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यों आमदा थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 18वीं सदी 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलावों को देखना होगा। चलिए देखते हैं। खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी की शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी खुला खुला हुआ करता था। ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उनकी बाड़ाबंदी की गई। जो ज़मीन थी उनकी बाड़ाबंदी नहीं की गई। किसान अपने गांव के आसपास की ज़मीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई गई जिसमें गांव के हर व्यक्ति को ज़मीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। ज़मीन के टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश यही होती थी कि हर किसान को अच्छी और ख़राब दोनों तरह की ज़मीन मिले, मतलब बराबरी से ज़मीन मिले। खेती की इस ज़मीन के परे साझा ज़मीन होती थी। कॉमन्स की साझा ज़मीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहाँ वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियाँ चराते थे। जलावन की यानी जलाने वाली जलावन की लकड़ियाँ बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। जंगल में वे शिकार करते थे और नदियाँ ताल तलैया में मछली पकड़ते थे। गरीबों के लिए तो यह साझा ज़मीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन था। इसी ज़मीन के बल पर वे लोग अपनी आय में कमी को पूरा करते, अपने जानवरों को पालते। जब किसी साल फसल चौपट हो जाती थी तो यही ज़मीन जो है उन्हें संकट में उबारती थी। क्या करती थी? यही ज़मीन संकट से उनको निकालती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी ज़मीन की यह अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी में ही बदलने लगी थी। 16वीं शताब्दी में जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे। इनके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ऊन कहाँ से मिलेगी? भेड़ों से, और भेड़ों की नस्लें अच्छी चाहिए। तो इनको समझ में आया कि हमें इस धंधे में फ़ायदा है, ऊन वाले में। तो उन्होंने क्या किया, जो है ऊन का धंधा शुरू किया जिसमें भेड़ों को पालना शुरू किया। अब भेड़ें अगर पालते हैं तो इन्हें चारागाहों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए नतीजा यह हुआ कि साझा ज़मीन को काट छाँट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक ही संपत्ति दूसरे से या साझा ज़मीन से अलग हो जाए। साझा ज़मीन पर झोपड़ियाँ डालकर रहने लगे ग्रामीणों को उन्होंने निकाल दिया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यह बाड़ाबंदी की शुरुआत थी। मतलब लोगों ने अपनी ज़मीन पर बाड़ाबंदी शुरू कर दी, दूसरा व्यक्ति नहीं आ पाएगा यहाँ पे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार काफ़ी धीमी रही। शुरू में गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ाबंदी की थी। इसके पीछे राज्य चर्च का हाथ नहीं था। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के भूदृश्य को आमूल बदल कर रख दिया, पूरा बदलाव कर दिया, आमूल परिवर्तन कर दिया। 1750 से 1850 के बीच 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़े लगाए गए। बताइए 100 साल में 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़ाबंदी हो गई थी। कोई कम ज़मीन नहीं है। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता तैयार करने के लिए 4000 कानून पारित किए। 4000 कानून पारित कर दिए थे बाड़ाबंदी के लिए इंग्लैंड की सरकार ने। चलिए देखिए आगे। अनाज की बढ़ती मांग। अभी बाड़ाबंदी होने लगी, भेड़ पलने लगी, ऊनों की जो है खेतीपात, ऊनों का बिजनेस होने लगा, तो अब अनाज की मांग बढ़ी, अनाज कम पड़ने लगा। देखिए ज़मीनों को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़ पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालने का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया और इसका संदर्भ भी अलग था। एक नए दौर का सूचक। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई 150 साल में लगभग। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी और 1850 में ये 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ पहुंच गई। जाहिर है कि अब ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी। इसी दौरान में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी होने लगा था। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांव से शहरों का रुख करने लगे थे। खाद्यान्नों के लिए वह बाजार पर निर्भर रहते थे। इस तरह जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया और खाद्यान्नों की मांग के साथ साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे, अनाजों के दाम बढ़ने लगे। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ गया। इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हो गए।
कि जो एक देश से दूसरे देश में फ्रांस और इंग्लैंड में चीज़ें जा रही थी वो चीज़ बाधित हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम जो है आसमान छूने लगे थे। इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगी थी। उनकी तिजोरियां भरने लगीं और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू किया। 4000 कानून पारित कर दिए थे 150 साल में। कुछ होता है। अब देखिए बुसेल होता है क्षमता की माप। बुसेल अब आगे आएगा शब्द, क्षमता की माप। और सिलिंग इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है और 20 सिलिंग मतलब 1 पौंड बराबर 20 सिलिंग होता है। तो ये इसकी कीमत है कि सिलिंग और पौंड का अगर आप कंपेरिजन जो है इसका क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा कि 20 सिलिंग ले जाएंगे तो आपको 1 पौंड मिल जाएगा। आगे देखिए बाड़ाबंदी का युग क्या रहा। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज़्यादा नाटकीय दिखाई देता था। इससे पहले अक्सर यह होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा होता था, लेकिन 19वीं सदी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। मतलब सब लोग खेती के काम में लग गए। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद 1868 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था। इंग्लैंड ने खुद 80% पैदा कर रखा था, बाकी का आयात कर लेते थे। बाकी का क्या किया जाता था, आयात 20% बचता था वो दूसरे देशों से मंगा लेते थे। चलिए आगे देखिए खाद्यान्न उत्पादन में हुई ये वृद्धि खेती की तकनीक में हुई किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि हुआ सिर्फ यह कि नई ज़मीन पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली ज़मीन और चारागाहों को काट छांट कर बड़े बड़े खेत बना लिए। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान सलजम और तीपतिया घास, जिसको क्लोवर की खेती कहते थे, सलजम उगा रहे थे। सलजम जो है जानवर बहुत खा रहे थे इस समय पे। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि इन फसलों से ज़मीन की पैदावार बढ़ती है। फिर सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे। एक तो इन फसलों से तिपतिया और जो है सलजम जो उगाते थे, इससे आपकी फसल अच्छी होती थी, मतलब ज़मीन की पैदावार अच्छी होती, ज़मीन उपजाऊ होती थी। और दूसरी बात सलजम जो है पशु बहुत पसंद करते थे, इसलिए वे सलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद के अध्ययनों से पता चलता है कि इन फसलों से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन की मात्रा किस फसल से बढ़ती है, तो याद रखना सलजम से बढ़ती है। बाकी आपका फलीदार पौधों से भी बढ़ती है। आगे देखिए असल में लगातार खेती करने से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, अधिकतर घट जाती है, जिसके कारण ज़मीन की उर्वरकता भी कम हो जाती है। सलजम और तिपतिया घास की खेती से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और ज़मीन फिर उपजाऊ हो जाती थी। यानी एक टाइम पे इन्होंने क्या किया, सलजम उपजा लिया और तिपतिया उपजा लिया। ठीक है, अब जो दूसरा सीजन आएगा तो आप और कुछ दूसरी फसल उपजा सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़मीन अच्छी खासी उपजाऊ हो चुकी है। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। उनको समझ में आ गया था कि तिपतिया और जो है सलजम उपजाने से हमारी अगली फसल अच्छी होगी। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लोग बदल कर फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। आगे देखिए गरीबों पर क्या बीती, उस समय पर गरीब जनता जो थी उस पर क्या बीत रही थी। बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियाँ भर दी। जो भूस्वामी थे जिनकी बड़ी बड़ी भूमियाँ थीं, उन लोगों ने तो बाड़ाबंदी कर ली और फिर खेती करते थे, तो उनकी तो तिजोरियाँ भर गई, बहुत पैसा रहता था उनके पास। पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे। बाढ़ लगाने से बाढ़ के भीतर, कॉमन्स का मतलब क्या है आपका, जल जीवन जमीन। एक बार और देख लेते हैं, यही तो दिया था जल जीवन जमीन। एक मिनट, जल जंगल जमीन। जो लोग जल जंगल जमीन पर निर्भर थे, कॉमन्स क्या है, जल जंगल जमीन। अब देखिए जो लोग जल जंगल जमीन पर निर्भर थे उन पर क्या असर पड़ा। ये हो गया हमारा अनाज की बढ़ती मांग। बाड़ाबंदी का युग कहाँ गया, कहाँ देख रहे थे, गरीबों पर क्या बीती। जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जल जंगल जमीन पर निर्भर थे उन पर क्या हुआ। बाढ़ लगाने से बाड़े के भीतर की जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति बन गई। गरीब
अब ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते हैं जो जलाने के लिए लकड़ी थी, और ना ही साझा ज़मीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे ना तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे, मतलब गोश्त खाने के लिए जानवरों का। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची डूठों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज़ पर पाबंदी लग गई थी, हर चीज़ बिकने लगी, और वह भी ऐसी कीमतों पर जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीब नहीं रखते थे। मतलब वो पैसे भी नहीं दे सकते थे। गरीब का क्या मतलब, उसके पास पैसा ना होना। जहाँ कड़ी बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्गीय क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों यानी काउंटियों, वहाँ गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्गीय क्षेत्रों से वे दक्षिणी प्रांत की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहाँ खेतिहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। आगे देखिए, पुराने ज़माने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। यह रिवाज 1800 तक आते समाप्त होने लगा था। अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे। काम अनिश्चित, रोजगार सुरक्षित और आय स्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोजगार होने लगे। ये चीज़ें निकल आई। अब देखिए, थ्रेसिंग मशीन आई, थ्रेसिंग मशीन का आगमन हुआ, है ना। अब थ्रेसिंग मशीन का आगमन हुआ तो क्या स्थिति पैदा हुई। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए थे, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफ़ी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई थ्रेसिंग मशीनें आई, उनको खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। ये चीज़ आई। आगे देखिए, युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की ज़रूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा, उसके दाम कम हो गए और कृषि मंदी छा गई थी। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की ज़मीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकते थे, और जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था उन्हें भी आजीविका खो जाने का आशंका रहती थी। जिनके पास कोई स्थायी काम नहीं था, अस्थायी काम था, तो उन्हें भी आशंका रहती थी कि हम जो रोजी रोटी खा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि ना खा पाएँ। यही वह दौर था जब देहात में कैप्टन स्विमिंग वाले दंगे फैले थे। जब थ्रेसिंग का आगमन हुआ तभी कैप्टन स्विमिंग वाले दंगे फैले थे। गरीबों की नज़र में थ्रेसिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बन गई थी। गरीबों को क्या लग रहा था कि थ्रेसिंग मशीन बहुत बुरी चीज़ है, हमारी रोजी रोटी छीन रही है। ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। निष्कर्ष, तो इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकला। इस तरह इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव आए। मुक्त खेत समाप्त हो गए, जो खेत मतलब ऐसे ही खुले खेत थे उन पर बाड़ाबंदी हो गई। किसानों के पारंपरिक अधिकार भी छीन लिए गए, किसानों के पारंपरिक अधिकार भी जाते रहे। अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों का रुख करने लगे जहां रोजगार की संभावना बेहतर थी, तो कुछ अन्य शहरों की ओर चल पड़े। मजदूरों की आय का ठिकाना न रहा, रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए। तो ये सब चीज़ें आने लगी थी, इतनी सारी चीज़ें आई। चलिए देखिए आगे, रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। तो ये आपका सेकंड पार्ट। इसमें क्या बताया गया है कि रोटी की टोकरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज होता होगा उसको रोटी की टोकरी बोल देंगे, है ना। और रेतीला बंजर, दोनों चीज़ों के बारे में देखिए। आइए अब जरा अटलांटिक के पार अमेरिका चलते हैं। अभी इंग्लैंड में थे हम लोग, अब जाएंगे अमेरिका की शहर पर, है ना। अमेरिका की शहर पर चलते हैं। चलिए इसकी सैर करके आते हैं। आगे देखिए, आइए देखें कि यहाँ आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट बन गई। पूछता है एग्जाम में रोटी की टोकरी के बारे में।
उभरा। इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। जब 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बाड़ाबंद कर दिया गया, उस समय तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहाँ 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। देखिए इसको कि 80 पर तो क्या था, 80 करोड़ पर भूमि पर जंगल था और उस जंगल में 60 करोड़ एकड़ भूमि पर घास थी। चित्र 5 से आप उस समय की प्राकृतिक हरियाली के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। देख लेते हैं चित्र 5, देख लेते क्या जाता है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है चित्र 5 देखने में। ये रहा चित्र 5, देख लीजिए इसको। अब इधर पे आप देखिए जंगली हरियाली बहुत ज़्यादा डार्क है। इसके बाद अब जो कम डार्क है, इसको लंबी घास के बारे में बताया गया है ये वाली, और छोटी घास आपकी ये रही, और ये जो पीला पीला है रेगिस्तान के पेड़ पौधे दिए हुए हैं। आगे देखिए, उस समय अमेरिका भूदरस का ज़्यादातर हिस्सा श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था, काले लोग रहते थे। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी पर सीमित थी। अगर आप उस समय अमेरिका की सैर पर निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल्यवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते। इनमें से कुछ घुमंतू थे और कुछ स्थायी रूप से रहने वाले थे। बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करके खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे, तो इनका ये खान पान था। जबकि कुछ मक्का, फलियाँ, तंबाकू और कुम्हाड़े की खेती करते थे। अन्य समूह जंगली पशुओं को पकड़ने में माहिर थे और 16वीं सदी में ही वन बिलाव का फर यूरोपीय व्यापारियों को बेचने लगे थे। वन बिलाव जानवर है और उसका फर ये लोग बेचते थे। चित्र 5 में 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अस्थिति को दर्शाया गया है। चलिए इसको देखिए आगे। मक्का और गेहूं की पट्टी तो 1900 ये दिखाया गया है एक चित्र आपका। चलिए इसको देखिए। 20वीं सदी तक आते आते यह भूदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य बना लिया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलग अलग खेतिहर इलाके बना दिए थे। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमेरिका का जो है अमेरिका की आवाज़ बोलने लगी थी। यह परिवर्तन कैसे प्रारंभ हुआ देखते हैं इसको, कैसे संभव हुआ। अमेरिका में बसने वाले नए लोग कौन थे? खेती के इस प्रसार से अमेरिका के मूल निवासी यानी इंडियन मूल के कबीलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। पश्चिम की ओर प्रसार हुआ गेहूं की खेती में। अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध श्वेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप में जुड़ा है। श्वेत जब यहाँ पे आए, बता रखा ना अभी कि पर ज़्यादा श्वेत नहीं थे। 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाके की तरफ बढ़ने लगे। टॉमस जेफरसन ने 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते आपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा हुआ था। यहाँ के बियाबानों को कृषि योग्य भूमि में बदल जा सकता था। यहाँ की जो भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था। जंगल से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था। खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों से सोने जैसे खनिज पदार्थों का दोहन किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि पहले यहाँ के अश्वेत निवासियों को निकालकर बाहर किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने, एक मिनट इधर पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने क्या है, चलिए इधर पे देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम की तरफ खदेड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं, मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिरोध किया, कई लड़ाइयाँ जीत लीं, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियाँ करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की ओर कूच करना पड़ा। कोई ना कोई तो पीछे हटेगा, वरना युद्ध कैसे कम होगा बताइए। मूल निवासियों की जगह पर नए प्रवासी बसने लगे। प्रवासियों की लहर, मतलब जो जहाँ पे लोग रहते थे, जो उनका मूल निवास था, वो वहाँ से चले गए, कूच कर गए, है ना। तो अब वहाँ पे जो प्रवासी थे वो आके बसने लगे।
प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं सदी के पहले दशक तक एक प्रवासी आपलेसियन पठार में बस चुके थे और 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी नदी की घाटी में भी पैर जमा लिए। उन्होंने जंगलों को काट छांट कर, डूंठ उखाड़ कर खेत और घर बना लिए। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाई करके बाड़े लगा दिए। इस ज़मीन पर यह मक्का और गेहूं की खेती करने लगे थे। आगे देखिए, शुरुआती वर्षों में इस उर्वर ज़मीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की। जैसे ही एक जगह ज़मीन की पैदावार घट जाती, किसान बेहतर ज़मीन की तलाश में नई जगह चले जाते। मिसिसिपी नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है। बाद के दशकों में यह सूचना क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा सा क्षेत्र बन गया। सांड क्या होता है? सांड या सांड क्या बोलेंगे, घास या मिट्टी का मिश्रण, इसको कहते हैं सांड। चलिए देखिए आगे। अब जरा गेहूं उत्पादन किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाएगी। चलिए कर लेते हैं। देखा जाए इन किसानों ने किस तरह घास के मैदानों को अमेरिका की रोटी की कटोरी में तब्दील किया। घास के मैदान को रोटी की कटोरी बना दिया, यानी घास के मैदान में हद से ज़्यादा गेहूं उपजने लगा। उन्हें किन समस्याओं से जूझना पड़ा और इस प्रक्रिया के क्या परिणाम रहे, इसको देखते हैं। गेहूं उत्पादक किसान, तो जो गेहूं उत्पाद करते थे किसान, उनके बारे में। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने लगे लोग। इस दौरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ती जा रही थी और निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैलता जा रहा था। निर्यात यानी गेहूं जो है अमेरिका से बाहर जाता था और दिनों दिन फैलता जा रहा था। दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही थी। मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था। तो ये मांग बढ़ेगी तो ये लोग पैसा भी तो ज़्यादा लेंगे, तो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। इससे उत्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। जहाँ फ़ायदा होगा वहीं लोग झुकेंगे। रेलवे के प्रसार से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादन क्षेत्र से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया। जब रेल विस्तार हुआ तो आराम से गेहूं बेचना आसान हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक गेहूं की मांग में और भी वृद्धि हुई और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उछाल आ गया। कब? 1914 से लेकर 1918 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 14 से 18 की विश्व युद्ध। इस समय पे गेहूं की बहुत मांग आ गई थी। रूसी गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर ही आश्रित हो चुका था। पूरा यूरोप जो है अमेरिका पर आश्रित था। क्यों? क्योंकि रूस में तो रोक लगा दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। किसने बोला? अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसानों से बोला, आप गेहूं उपजाओ, यही हमें जंग जिताएगा। देखिए, 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी। 9 साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ एकड़ यानी लगभग 65% ज़्यादा हो गया था। 65% 9 साल में बढ़ोतरी कर ली थी इन लोगों ने। इसमें से ज़्यादातर वृद्धि विशाल मैदानों यानी ग्रेंट प्लेन्स में होती थी। प्लेन्स थे, प्लेन मैदान, समतल मैदान, जहां नित नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में था। कई बड़े किसानों के पास तो 2-3 हज़ार एकड़ की ज़मीन होती थी। एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन होती थी। इतने बड़े बड़े किसान थे। आगे देखिए, नई तकनीक का आगमन। नई तकनीक आई, क्या असर पड़ा? गेहूं उत्पादन में हुई यह विलक्षण वृद्धि नई तकनीक का परिणाम था। 19वीं सदी में नए प्रवासी जैसे जैसे नई ज़मीन को अपने कब्जे में लेते गए, वैसे वैसे उन्होंने नई ज़रूरतों के मुताबिक अपनी तकनीक में भी बदलाव लाए। जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुंचे तो उनके भी साधारण हल बेकार साबित हुए, जिनका वे पूर्वी तट पर इस्तेमाल करते आए थे। यहाँ के मैदान घनी घास से ढके थे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। इस सख्त ज़मीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किए गए। स्थानीय स्तर पर विकसित इन हलों में कुछ हल 14 फुट लंबे होते थे। इन हलों का अगला हिस्सा छोटे छोटे पहियों पर टिका होता था और उन्हें 6 बैल या घोड़े खींचते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्र के किसान इस सख्त ज़मीन को ट्रैक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयार करने में जुट गए। तकनीक नई आई। देखिए, फसल पकने के बाद उनकी कटाई का नंबर आता था। फसल पक गई, अब कटेगी।
1830 से पहले फसल कटाई के लिए हाशिए का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ऐसा, यानी हाथों से काटी जाती थी फसल। यह एक ऐसा काम था जिसे सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ लगकर करते थे। लेकिन 1831 में साइरस मैकार्मिक ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया जो एक दिन में इतना सारा काम कर देता था। जहाँ कई दिन लग जाते थे और सैकड़ों स्त्री पुरुष पूरा काम लगते थे उसमें, वहाँ पे एक ऐसा औजार आया जिससे एक दिन में ये पूरा काम हो जाता था, जितना कि 16 आदमी हाशिए के एक साथ कर सकते थे। एक दिन में 16 आदमी जितना काम कर सकते थे वो एक मशीन करने लगी। इस तरह 20वीं शताब्दी की शुरू होते होते अमेरिका के ज़्यादातर किसान फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में ही निपट जाता था। बताइए, विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए यह मशीन बहुत महत्वपूर्ण बन गई। गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे, उनकी मांग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। इन मशीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, डूठ निकालने, घास हटाने और ज़मीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत आसान हो गया था। यह सारा काम मशीनें बहुत जल्दी कर डालती थीं। इसके लिए मानव श्रम की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विद्युत से चलने वाली ये मशीनें इतनी उपयोगी थीं कि उनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि फसल पैदा कर लेते थे मशीनों के द्वारा। नॉर्मल था। गरीब जनता की दशा क्या थी उस समय पे? तब अमेरिका में जो जनता थी गरीब, वो फसल कटने के समय पर उन्हें मजदूरी का काम मिलता था, है ना। तो अब वो जनता क्या करेगी? उस जनता की क्या दशा हुई अमेरिका में, इस चीज़ को देखिए। गरीब किसानों के लिए ये मशीनें बर्बादी बनकर आईं। बहुत सारे किसानों ने इन मशीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा कि गेहूं के दामों में पहले जैसी तेज़ी बनी रहेगी। इन किसानों को बैंक आसानी से ऋण दे देते थे, लेकिन ऋण को चुकाना मुश्किल काम होता था। ऋण अदा न करने की स्थिति में बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ जाता था, और इसका मतलब होता था कि काम की नए सिरे में तलाश। आगे देखिए। लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मजदूरों की ज़रूरतें कम हो गई थीं। इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्य तक 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के आरंभ वर्षों की आर्थिक स्थिति तेज़ी से खत्म हो रही थी। महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत यह हो गई थी कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा हुआ था। युद्ध खत्म हुआ, लोग बाग अपने अपने काम में लग गए, तो जो है मांग भी कम हो गई। इतनी मांग कम हो गई कि बाज़ारों में गेहूं मिल रहा था, लेकिन खरीदार ढूंढे नहीं मिलते थे। ज़्यादातर किसानों के लिए यह संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे, गोदामों में खाद्यान्न भरा रहता था। हालात यहाँ तक पहुँच गई थी कि गोदाम में रखे खाद्यान्न को पशुओं को खिलाया जा रहा था। इतनी कंडीशन आ गई थी। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था, आयात नहीं होता था, है ना। 1930 के दशक की जिस महामंदी का अक्सर जिक्र किया जाता था, उसकी पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम कर रही थीं। इस मंदी का असर हर जगह दिखाई पड़ता था। रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक का सफ़र देखते हैं। अभी तो हम रोटी की टोकरी बोल रहे थे उसको, और रेत का कटोरा। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती में कई समस्याएं पैदा हुईं। 1930 के दशक में दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हुए। इन तूफानों की ऊंचाई 7,000 से 8,000 फीट होती थी। गंदले कीचड़ की शक्ल में आने वाले इन तूफानों से चौतरफा तबाही फैल जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तूफानों से आक्रांत रहा। इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तूफानों ने तबाही न मचाई हो। जैसे ही आसपास में अंधेरा छाने लगता, रेत के तूफान शहरों और खेतों को चारों ओर से घेर लेते थे। तूफान के कारण सब कुछ अंधकारमय हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगते थे। रेतीले तूफानों से खेतों के खेत पट जाते थे। खेतों में क्या होता था, धूल जम जाती थी, कहाँ गया, पट जाते थे, और उनकी मेड़ रेत में गुम हो जाती थी। मेड़ मान लीजिए ये खेत रहा, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, पूरे पे इधर पे धूल पड़ जाएगी तो ये जो मेड़ें होती थी, मतलब ये सब पट जाती थी। ये जो रास्ते होते थे, मेड़ें क्या होती हैं पता है आपको? इस तरीके से खेत है, इस तरीके से उसको डिवाइड कर करके बनाया जाएगा ताकि सिंचाई करना आसान हो। वो मेड़ें सब पट जाती थी रेत की वजह से। आगे देखिए।
यह रेत नदी की सतह पर इस कदर जम जाती थी कि मछलियाँ सांस तक नहीं ले पाती थीं। इतनी बुरी कंडीशन थी, रेत जम जाती थी हल्की हल्की। मैदानों में हर तरफ चिड़ियों और पशुओं की हड्डियां बिखरी दिखाई देती थी, मर जाते थे हवा में। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीनें अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए। फंस जाते थे, नहीं चलते थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो चुकी थी कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। इस तबाही का कारण यह था रेतीली तूफान क्यों पैदा हुए थे। तूफानों का एक कारण तो 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में पड़ने वाला सूखा था। सूखा पड़ गया, पानी नहीं है तो जो धूल मिट्टी है वो उड़ना स्टार्ट करेगी, यही होगा ना, बैठ नहीं पाएगी। जो धूल है वो बारिश से बैठ जाती है, बैठ नहीं पाएगी तो उड़ेगी। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण तापमान बढ़ता चला गया। लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान वाले भयावह तूफान का रूप इसलिए ले सके क्योंकि ज़मीन की एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण ज़मीन की ऊपरी परत काफ़ी हद तक टूट गई। बारिश नहीं हुई, ज़मीन की परत टूटती जा रही है, उस पर घास का नामो निशान नहीं बचा था। सब लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया घास के मैदानों में। 19वीं सदी के आरंभ वर्षों में गेहूं पैदा करने वाले किसानों ने ज़मीन के हर संभव हिस्से से घास साफ कर दिया था। एक किसान ट्रैक्टरों की सहायता से इस ज़मीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे। रेतीली तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे, होंगे ही ना। जहाँ घास की ज़रूरत है उधर आपने पूरा ज़मीन चौपट कर दी, ज़मीन पर आप फसल उगाने लगे। यह सारा क्षेत्र रेत के एक विशालकाय कटोरे में बदल गया था, यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बनकर रह गया था। प्रवासियों को लगता था कि वे सारी ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहलहाती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें यह बात समझ में आई कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण अगर संतुलन नहीं रहेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते उधर पर। ये चीज़ निकल के आ गई। आप पर्यावरण से खेल रहे थे इधर पर, आप हर घास के मैदान को आपने खेती के मैदान में बदला। ये पर्यावरण से खिलवाड़ था। जब पर्यावरण से खिलवाड़ आप करेंगे तो फिर पर्यावरण जो है आपसे खिलवाड़ करने लगता है, फिर मुश्किल आती है। अब देखिए भारतीय किसान और अफीम की खेती, भारत में अफीम की खेती चल रही थी, ये भी एक पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा था अच्छा खासा। इधर पर पर्यावरण से लोग खेल रहे थे। देखिए आइए अब भारत की ओर चलें और देखें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था, देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ, 1757। तो 1757 के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो चुका था। प्लासी के युद्ध के बाद अधिकतर अंग्रेजी राज स्थापित हो चुका था। प्लासी के युद्ध जीत लिए थे अंग्रेज और अपने बेसिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल बदलाव आए, बहुत हद बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व यानी लगान टैक्स की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी। इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती की जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल और चारागाह कम होने लगे। किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकता था। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था। किसानों को अब लगान लगने लगी थी, टैक्स भरना पड़ता था। और अपने बेसिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र ने विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू किया, जैसे पटसन है ना। 19वीं अभी अफीम की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए इधर पे 19वीं शताब्दी के आरंभिक जंगलों में नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के फलस्वरूप शुरू हो गई। नील की खेती, और जिस ज़मीन पे आप नील की खेती करेंगे तो वो अनुपजाऊ ज़मीन हो जाती है ना। शताब्दी का, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खींच लेती है, पटसन, नील, आगे देखेंगे जूट। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ ऐसी अन्य फसलों का निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। देखिए फ़ायदा है। मान लीजिए आपने नील की खेती करी, बहुत ज़्यादा मांग थी नील की, तो आपने नील को क्या किया, बाहर के देशों में बेच दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप नील की खेती लगातार करेंगे या पेपरमेंट वगैरह की खेती लगातार करेंगे तो वो जो आपकी ज़मीन बंजर पड़ जाती है। यानी आगे के लिए आप 4 दिन तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आगे के लिए तो आप उस ज़मीन पर अनाज भी नहीं उपजा सकते। आगे देखिए ये फसलें यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। बहुत ज़्यादा बिक रही थी कपड़ा मिलों में। भारतीय किसान के
भारतीय किसानों के इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा? इस बात को हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें खेती और लोगों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही हम यह भी जान सकेंगे कि इस दौरान औपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। औपनिवेश से मतलब है भाई उनको नील चाहिए इंग्लैंड वालों को, तो अंग्रेजों ने कहा किसानों से आप नील उपजाएं, तो आपने नील उपजाना शुरू किया। अब आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप नील की जगह गेहूँ उपजा लें, ये होता है, उन्हीं की तरीके से चलना पड़ेगा। देखिए आगे क्या हुआ, चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार, चाय पीने के शौकीन हुए, चीन के साथ व्यापार किया गया। भारत में अफीम के उत्पादन के इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से गहरे संबंध से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदना इंग्लैंड में बेचा करती थी। चीन से खरीदी चाय और रेशम और बेचा इसको फिर जाके इंग्लैंड के बाजारों में। चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। 1885 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पौंड चाय का आयात किया जा रहा था। 1830 के तक आते आते यह आंकड़ा 3 करोड़ पौंड हो चुका था। वास्तव में इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। आगे देखिए, इस व्यापार की एक समस्या यह भी थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। यानी सिर्फ चीन को हम लोग पैसा दे रहे थे, चीन से पैसा आ नहीं रहा था। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि ये व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं था। आगे देखिए, आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे? व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। व्यापार संतुलन ऐसे ही किया जा सकता है ना कि कुछ चीज़ आप हमें दीजिए, कुछ चीज़ हम आपको देंगे, तो आपका पैसा हमारे पास आएगा, हमारा पैसा आपके पास जाएगा। लेकिन जब व्यापार एक तरफा हो जाए कि सिर्फ जाना है, सिर्फ माल जाना है या माल आना है, तो इस स्थिति में क्या होगा, व्यापार का संतुलन हो ही नहीं सकता है। व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के यानी बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। चांदी का सिक्का जा रहा है, बताइए आप खुद, पूरी चांदी चली जाएगी। यह एक तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करता था। इंग्लैंड में सार्वजनिक चिंता का विषय बन चुका था। लोगों में यह भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाज़ार में बेचा जा सके। अगर आप चीन के बाज़ार में सामान बेचेंगे अपना, तो चीन की मुद्रा भी हमारे पास आएगी, फिर हमारा व्यापार समान रहेगा। अभी तो असंतुलन है, संतुलन हो ही नहीं रहा। देखिए, अफीम एक ऐसा ही उत्पाद था। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने की थी। लेकिन अफीम को मुख्यतः, ये आपका मैप दिखाया गया है, इधर पर देखिए, भारत, कलकत्ता, कैंटन, कलकत्ता, चीन, ये रहा रास्ता इधर से, ये इंग्लैंड, तो इस तरीके से ये रास्ता आपका चलता रहता था। ये वाला था स्थानीय रास्ता। आगे देखिए, लेकिन अफीम को मुख्यतः औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीन के शासक अफीम की लत को लेकर चिंतित थे। वहाँ के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा दी थी। लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू किया। वैध नहीं था, लीगल नहीं था, लत लग चुकी थी चीन के लोगों को अफीम की, और अफीम एक नशा है। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज दिया जाता था। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेंट अवैध के रूप में चीन लाए गए थे, अवैध तरीके से। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाले इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेंट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। बताइए, 35,000 बॉक्स पहुंच जाता था अफीम, वो भी कैसा, अवैध तरीके से। चलिए आगे देखिए, इस तरह
इस तरह यह हुआ कि जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जबान पर चढ़ने लगी, वहीं चाय की जनता अफीम की लत का शिकार होने लगी। भाई वहाँ से चाय आ रही है, यहाँ से अफीम जा रही है। इधर चाय की लत है इंग्लैंड और इंडिया में, और उधर जाके चीन में अफीम की लत लग चुकी है। यह लत समाज के सभी वर्गों, दुकानदारी, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों में फैल गई। 1839 में केंटन के विशेष आयुक्त लीन से सू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन करने लगे थे। केंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन चुका था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड वाले हैं चीन को हरा दिया। आगे देखिए, अंग्रेज व्यापारी अफीम कहाँ से लाते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे? अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू हुई। अब भारत तो इनका औपनिवेश था। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की ज़मीन पर अफीम की खेती शुरू की। जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। अफीम बंगाल से जाती थी चीन। 1767 से पहले भारत में केवल 500 पेटी 502 मन के बराबर होती थी अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर यह मात्रा 3 गुना बढ़ गई। 100 वर्ष बाद अर्थात 1870 तक आती है सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम निर्यात करती थी। इतना हो जाता था, यानी इंडिया से बंगाल से 50,000 पेटी चीन भेज दी जाती थी। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था? किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर ज़मीन पर करनी होती थी, यानी जो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, खासतौर पर ऐसी ज़मीन पर जो गांव के पास पड़ती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा करते थे खाने के लिए। अच्छी और उर्वर ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धो बैठना है। फिर दाल नहीं होती थी वहाँ पे, उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। खराब ज़मीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित रहता था, बल्कि उसमें पैदावार ही काफ़ी कम रहती थी। होता भी था, नहीं भी होता था, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे, बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन थी ही नहीं। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ली गई ज़मीन पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की ज़मीन की लगान दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत ऊंची थी। तीसरी, अफीम की खेती बहुत मुश्किल हो जाती थी। अफीम के नाजुक पौधों को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसल पर ध्यान नहीं दे पाता था। अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। मतलब खुद तो जो है अंग्रेज दाम अच्छा खासा लेते थे, लेकिन किसानों को वो दाम देते भी नहीं थे। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा था। आगे देखिए, किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया। चलिए इसको देखिए, थोड़ा कितना रह गया टाइम, तो आपका हो चुका है। 1 घंटे से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया। करते नहीं थे किसान। देखिए, किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। पहले से रकम दी जाती थी कि लो आप ये रही रकम, अब आप अफीम की खेती कीजिए। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ा जमता है ना, ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर चुकाने, अपने लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंधन करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था। 1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश कर देती थी। तो ये तो फ़ायदा उठाना हो गया ना, कि अब आपके पैसे के लिए, कपड़े के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। अब आप कहें कि लो पैसा तो हम देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अफीम उगानी पड़ेगी। ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बन गई। ऋण की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले से लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे। लेकिन यह ऋण व्यवस्था के साथ एक खराब बात यह जुड़ी थी कि ऋण लेते ही किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे। ऋण पहले ले लिया, खेती बाद में की, तो आप तो उसके बंधक बन ही गए, है ना। इन किसानों तक यह रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी।
एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और गांव का प्रधान इन किसानों को देता था। एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी। फसल अफीम के एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। फसल बो दी, अब जो है सरकार के एजेंट आएंगे, वो फसल काट ले जाएंगे। आपको अब फसल का कोई वो नहीं है कि आपको फिर पैसा मिलेगा, आपको पहले ही पैसा मिल चुका है। अब आप फिर से कंगाल, अब आपको दूसरी साल के लिए पैसा चाहिए तो आप फिर से पहले से रकम लेके बैठ जाएंगे, फिर 1 साल के लिए बंद हुआ। ये होता था। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। सिर्फ आपसे मजदूरी ली जाएगी, यानी आपसे सिर्फ बॉडी जो है फिजिकल कार्ड लिया जाएगा, शारीरिक श्रम। वह इस जमीन पर कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे। उसे इस फसल को कहीं और बेचने का भी आज़ादी नहीं थी। साथ ही फसल के दाम एजेंट द्वारा तय किए जाते थे। वह दाम हमेशा ही बहुत कम रहते थे। किसान डायरेक्ट बेच नहीं सकता था, ये बहुत कम दाम पर ले जाते थे। जहाँ तक अफीम की खेती से होने वाली कम आय का सवाल है, यह अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी। लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। वह खुद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजेंटों को यह अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित ये एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर सरकार के खातों में जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व होता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अग्रिम पेशगी लेने से इनकार करने लगे थे। बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती ही बंद कर दी। इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलू की खेती प्रारंभ कर दी। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारियों यानी पैकारों को बेच डाला। ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया था। सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति यह व्यापार नहीं कर सकता था। 1820 के दशक में अंग्रेजी सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है। कहाँ तक होगा अफीम का उत्पादन, जमीन भी तो बंजर हो रही है, जबकि गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम की खेती फल फूल रही थी। मध्य भारत और राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी था, यहाँ पे हो रहा था। इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। 1820 के दशक में ये व्यापारी सशस्त्र बल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि से यह व्यापार अवैध था, वे इसे तस्करी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, एक अधिकार। इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों को अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। ये स्थिति थी। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच यह टकराव चलता रहा। लेकिन इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। औपनिवेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम एक अलग अध्याय में बात कर लेंगे भाई, जब आप कहें तब बात कर लेंगे, आप जिस चैप्टर में बात करें तब कर लेंगे। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि आधुनिक काल में विश्व के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन बदलावों पर नजर डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव एक समान नहीं था। इन बदलावों से कुछ वर्गों को लाभ हुआ और कुछ को नुकसान। आधुनिकीकरण का यह इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था, इसे केवल वृद्धि और विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता था। इस काल में लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर रुख करना पड़ता था। यह काल गरीबी, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशीकरण और दमन का काल भी था। हमें इन बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विश्व में खेतीहर जनता और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया है। चलिए देखिए आगे। तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा चैप्टर था, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, है ना। आगे देखते हैं, 1-2 चैप्टर और बचे हैं आपके, ज़्यादा नहीं बचे शायद। 6 नंबर चैप्टर था आपका, टोटल 8 है एक दिन में। और क्योंकि एक दिन में आपके 2-2 चैप्टर तो मैंने आपको करवा दिए, बड़े बड़े नहीं है, एक ही पार्ट में, एक ही जो है वीडियो में हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो इतना हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो आप भी देखते हैं कितने कमा रहे हैं, है ना। व्यूज़ आ नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो आप लोगों को ही शेयर करनी पड़ेगी चैनल। अब चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।